Hey guys, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. Let's crack MPPSC. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में और आपकी दिवाली और 11 बन चुकी होगी। तो अब थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हुए वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। मींस ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने भारत को बदल दिया। तो अपन लोगों ने बहुत सारे जजमेंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि रोमेश सापड़वाला साहब का पढ़ा था और केशवानंद भारती जी का भी पढ़ लिया, केएम नानावटी के साहब का पढ़ा, बेरुबारी यूनियन केस पढ़ा। आज का हमारा जजमेंट है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जजमेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो जजमेंट है केशवानंद भारती केस, इसके बेसिस में यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार प्री में और 2 बार मेंस में आ चुके हैं। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। 1981 में पूछा था विच फेमस जजमेंट रेस्ट्रिक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक और एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी बालानंदा सरस्वती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल केस, ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ केस तो अपन ने पिछले जजमेंट में पढ़ा था, तो अपन ने ऐसा कुछ देखा था क्या? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का आंसर एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया था 1985 में, सेम क्वेश्चन। मतलब कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया यूपीएससी ने। क्या पूछती है? द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज्ड इन विच द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द वर्डिक्ट। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप समझ पा रहे हो कि जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 81 में 85 में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक ही जजमेंट पे, और मेंस में भी पूछा जाती है क्वेश्चन। तो मेंस का भी अपन पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको अटेम्प्ट करें कमेंट में और एंड ऑफ द वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। मेंस में क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रीफली रिव्यू द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Specify any particular amendment which were later repealed and the reason therefore। ये कौन से ईयर में आया था? 1979 में। इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। एक और बार क्वेश्चन आया मेंस में 1994 में। मतलब देखो रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस जजमेंट ने पूरा पार्लियामेंट से लेके पूरा भारत को हिला दिया होगा। अगर आप सर्च करेंगे 24 अप्रैल 1973 का पेपर, न्यूज़पेपर, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर ने क्या हेडलाइन दी थी? सुप्रीम कोर्ट सेव्स द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट सेव्स द डेमोक्रेसी मींस इस जजमेंट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है अमेंडमेंट से। अब अमेंडमेंट से रेस्ट्रिक्शन लाता है कि पावर प्रोवाइड करता है? क्योंकि अपन ने तीनों केसेस में क्या देखा? पहले अपन ने देखा संगरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दोनों ही कंडीशन में क्या देखा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको लॉ कंसिडर नहीं किया था। क्या नहीं कंसिडर किया था? लॉ नहीं कंसिडर किया था। उसके बाद गोलकनाथ केस में क्या होता है? गोलकनाथ केस में इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया था। क्या कहती है जजमेंट गोलकनाथ केस में? कि भैया जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज एन ऑर्डिनरी लॉ। मींस और क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो इस जजमेंट से बहुत कुछ अफेक्ट होता है। प्रायर जजमेंट थे उसे भी चेंज कर देती है, अपने प्रायर जजमेंट को ओवररूल कर देती है।
तो अपन समझते हैं आज के जजमेंट को। उसके पहले अफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस के समझते हैं, क्या अफेक्ट होता है गोलकनाथ केस से। और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि ये जजमेंट मतलब गोलकनाथ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा केशवानंद भारती केस में। और जिन्होंने देखा है तो उनके लिए क्विक रिकैप है आज का। क्या है? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में कहती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, और अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना ही है फंडामेंटल राइट में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या समझ लिया था, एज एन ऑर्डिनरी लॉ। मतलब क्या कहना चाह रहा था कि जो वर्ड लॉ लिखा है 13 आर्टिकल 13 में, उसी में ओरिजिनल लॉ, ऑर्डर, नोटिस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उसी वर्ड के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी कंसीडर किया गया था। तो इस जजमेंट के रिटेलिएशन में पार्लियामेंट क्या करती है, 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। कौन सा अमेंडमेंट? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कहता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन द फंडामेंटल राइट। ठीक है। उसके बाद क्या लेकर आती है, दोनों सेम ईयर में लेकर आती है 1971 में। क्या लेकर आती है? 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी मींस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 क्लॉज एफ को कर्टेल कर दिया था। क्या करा था? कर्टेल कर दिया था। और दूसरा प्रोविजन क्या कहता है कि पार्लियामेंट जब डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है और वायलेशन हो जाता है फंडामेंटल राइट का, मींस अगर डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? नल एंड वॉइड नहीं होंगे। तो अब ये क्या था, पार्लियामेंट का रिलेशन था। सिमिलरली पार्लियामेंट एक और अमेंडमेंट लेकर आती है 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू क्या किया था, जो केरला लैंड रिफॉर्म था उसे 9th शेड्यूल में रख दिया था। अब 9th शेड्यूल क्या था? 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आया गया था, मींस बनाया था कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अब 9th शेड्यूल की खासियत ये थी कि वो 9th शेड्यूल को क्या मिलता था, जुडिशियल रिव्यू से सिर्फ ब्लैंकेट मिल जाता था। मींस जो भी एक्ट लॉ 9th शेड्यूल के अंदर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। तो क्या करा था 29th अमेंडमेंट एक्ट से, केरला लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में रख दिया पार्लियामेंट ने। अब केशवानंद भारती केस स्टार्ट होता है क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म से ही अफेक्ट हुए थे केशवानंद जी। गोलकनाथ जजमेंट को रेफरेंस में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फ्यूचर जजमेंट में भी क्या करती है, कुछ एक्ट्स को स्ट्रक डाउन कर देती है, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 69, स्ट्रक डाउन कर देती है। कौन से केस में? आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था abolition of privy purses, abolition of privy purses in the case of माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी स्ट्रक डाउन कर देती। क्या होता है प्रिवी पर्सेस? क्या होता है प्रिवी पर्सेस? मींस होता है जो 1947 में जब प्रिंसली स्टेट कोलैबोरेट करे थे विद इंडियन, मतलब आपका जो टेरिटरी वो एसोसिएट हुई थी इंडियन टेरिटरी में, तो उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा? कंपनसेट किया जाएगा। तो इस ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट साहब ने क्या कर दिया? प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया।
और दोनों ही जजमेंट ने पार्लियामेंट के ऑर्डर और एक्ट को क्या कर देती है, स्ट्रक डाउन कर देती है। कौन से केस में था ये? माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलो, आप सभी की डिमांड पे हमने पीडीएफ और नोट्स देने का सोचा है। तो पीडीएफ और नोट्स कहां मिलेगी आपको? इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब क्या कहने का था, मेरे हर एक लेक्चर की जो अपकमिंग लेक्चर्स है उनकी पीडीएफ और नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव में मिल जाएगी। बस आपको डाउनलोड करना है और पढ़ना है और अपनी ड्रीम जॉब अचीव करनी है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि वाई शुड वी ज्वाइन अनअकैडमी, क्योंकि सारी क्लासेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, मींस यूट्यूब क्लासेस और स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप। तो प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंस है बेटा? प्लस क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप फील कर पाएंगे क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि आपको जब डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, डिटेल क्लासेस चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक की क्लासेस डिटेल में हो रही है। साथ ही में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं। बहुत सारी सर्विसेज एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे कमेंट, क्विजेस, पोल्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब आपको अवेल होती है सिर्फ प्लस प्लेटफॉर्म पे। इसकी फीस कितनी है? दूसरी कोचिंग से कंपेयर करूं तो मैं बहुत नॉमिनल है। मींस अगर मैं बात करता हूं एक साल के पैकेज की, तो ओनली 8,800 रुपीज में आपको अनअकैडमी सारी सर्विस अवेल करा रही है। और जो मेरे दोस्त जिन्होंने दृढ़ निश्चय करके रखा था कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करनी है, उनके लिए सिर्फ 11,520 रुपीज में अवेल होता है। सिर्फ यूज करना है दिस कोड मोहित जी, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आज का जजमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन सा जजमेंट है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस के 3 ऑब्जेक्टिव थे। क्या थे? 3 ऑब्जेक्टिव थे। क्या था पहला ऑब्जेक्टिव? whether the parliament can amend any part of the constitution, means even fundamental right. Second, the scope of judicial review, मतलब कोर्ट का क्या स्कोप है जुडिशियल रिव्यू में, कोर्ट का क्या पावर है जुडिशियल रिव्यू पे। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि दैट इज पार्लियामेंट हैज द वाइडर पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन even to destroy the basic element or feature of the constitution. केशवानंद भारती केस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट एक डेफिनेशन लेकर आती है। क्या डेफिनेशन लेकर आती है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये जजमेंट उस टाइम का या टिल डेट सबसे लार्जेस्ट मींस सबसे बड़ी बेंच ने दिया था। मींस ये वर्डिक्ट 13 जजेस बेंच ने दिया था। 13 जजेस बेंच। अब क्या इस जजमेंट का था? पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। क्या था बैकग्राउंड? इन द ईयर 1963 में गवर्नमेंट केरला लैंड रिफॉर्म लेकर आती है। क्या लेकर आती है? केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में, और पार्लियामेंट अमेंड करके थ्रू द 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ईयर 1969 में उसको 9 शेड्यूल में रख देती है। मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। क्यों लेकर आया गया था लैंड रिफॉर्म? टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनका फुलफिलमेंट करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था। अब ये एक्ट से लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती थी। अब ये लैंड कहां से स्ट्राइक हो रही थी? मतलब ये जजमेंट किसको स्ट्राइक कर रहा था? एडिर मठ ऑफ द कसरागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। मींस
उनके हेड कौन थे, मीन्स होलीनेस कौन थे, होलीनेस ऑफ द केशवानंद भारती, मतलब जो उस मठ के हेड थे वो थे केशवानंद भारती। अब क्या होता है कि केशवानंद भारती साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों, अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट कौन है, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑफ habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto and the prohibition for the protection of their fundamental right। किस आर्टिकल, किस फंडामेंटल के इंफ्रिंजमेंट के कारण गए थे केशवानंद भारती साहब, वो देखते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियस, मीन्स क्या कहना चाहता कि वो अपने धर्म को, अपने धर्म का प्रोपोगेशन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देन उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज F, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वेलिटी, मींस इक्वेलिटी की बात आ रही है। और आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये केस तब की बात है जब राइट टू प्रॉपर्टी इज एन फंडामेंटल राइट, लीगल राइट नहीं हुआ करता था। मींस राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था। और पिटिशनर मींस केशवानंद भारती जी चैलेंज करते हैं वैलिडिटी ऑफ 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। पार्लियामेंट को ये एक्ट क्यों लाना पड़ा था, क्योंकि फर्दर जजमेंट मतलब गोलकनाथ केस के बाद 2 जजमेंट में स्ट्रक डाउन कर देती है पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए एक्ट को। कौन कौन से एक्ट थे, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट एंड प्रेसिडेंट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रिवी पर्सन्स। क्या था ये, कौन से केसेस में आए थे, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों ही जजमेंट ने ये एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिए थे और पार्लियामेंट रिटेलिएट करते हुए ये अमेंडमेंट लेकर आती है। अब कोर्ट में आर्गुमेंट स्टार्ट होता है। द पिटिशनर मींस केशवानंद भारती जी आर्ग्यू करते हैं द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, is restricted to amend the basic feature of the Indian Constitution। Basic feature से क्या मतलब था कि basic feature means fundamental feature of the Constitution belongs to the citizen of India, means citizen of India से belong करते हैं। दूसरा क्या आर्गुमेंट देते हैं कि the article 31C, article 31C क्या कहता था कि जब भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी एक्ट बनाती है फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ डीपीएसपी और वायलेट करती है फंडामेंटल राइट को, वो एक्ट आर्टिकल 13 को टच नहीं करेगा, मतलब आर्टिकल 13 में कंसीडर नहीं करेगा। अब ये वायलेट करता था फंडामेंटल राइट को, तो केशवानंद भारती जी ने इसको आर्गुमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं। दे ऑल्सो प्लीड कि द 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वायलेट द फंडामेंटल राइट। कौन सा, द आर्टिकल 19 क्लॉज F, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम पे फंडामेंटल राइट में की कैटेगरी में था, आज तो लीगल राइट है। बट जब मैं बात करो 1973 की, तो 19 क्लॉज F इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब अपन ने केशवानंद भारती जी के आर्गुमेंट सुने, अब गवर्नमेंट के आर्गुमेंट सुनते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू रिफॉर्म लाने की। कौन सी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब ये रिफॉर्म के बारे में उनको कहां से मिलता है रेफरेंस, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे मेंशन है जस्टिस किस प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये आर्गुमेंट सुन के केशवानंद भारती जी एक और आर्गुमेंट देते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का काम है अमेंडमेंट लाने का,
ठीक है, पार्लियामेंट बोले कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अमेंड कर दो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द यूनियन फॉर्मेशन को अमेंड कर दो। फिर एक दिन बोले कि पार्लियामेंट साहब डेमोक्रेसी हटा दो, वन पार्टी रूल ले आओ। क्या पार्लियामेंट का पावर है, मतलब अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी चीज को चेंज कर सकती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर को चेंज कर सकती है? तो कोर्ट अपने जजमेंट में दोनों ही पक्ष को सुन के ये पाती है और एक थ्योरी देती है। उस थ्योरी के बेसिस पे आज अपन जजमेंट समझते हैं। 13 जजेस बेंच अपने जजमेंट में क्या कहती है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि हमें 13 जजेस बेंच अपने जजमेंट में क्या कहती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक चीज समझना कि हमने 13 जजेस बेंच का फॉर्मेशन क्यों किया। जब अपन जानते हैं कि गोलकनाथ जजमेंट 11 जजेस बेंच ने दिया था और उसी जजमेंट को रिव्यू करना था, तो हायर जजेस बेंच का फॉर्मेशन होता है। तो 13 जजेस बेंच 7:6 के रेशियो में 7:6 के रेशियो में अपना जजमेंट देती है। क्या जजमेंट देती है, कुछ फ्यू पॉइंट समझते हैं पहले। कि पहला पॉइंट था कि गोलकनाथ जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत था। क्या इंटरप्रिटेशन था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इस चीज को माना। दूसरा कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे मेंशन है, आर्टिकल 368 में। तीसरी चीज मानती है सुप्रीम कोर्ट कि द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और अमेंडमेंट इज अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13, मतलब ऑर्डिनरी लॉ के इक्विवेलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। चौथी चीज, द पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 366। मींस क्या कहना चाह रहा था कि पार्लियामेंट कैन अल्टर, ऐड, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा जाता है पॉइंट, कि पार्लियामेंट को पावर तो है अमेंड करने की, बट अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मींस कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। पांचवा पॉइंट क्या बोलती है कि नाइदर द पार्लियामेंट इज सुप्रीम नॉर द कोर्ट मींस जुडिशरी इज सुप्रीम। कौन है सुप्रीम, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना संविधान लिखा है, संविधान ही सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि पार्लियामेंट को नीड है सम ऑटोनॉमी की। क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर किसके पास है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, अंडर आर्टिकल 368। मतलब जो सोशली इकोनॉमिकल रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, उसके साथ साथ प्रीएम्बल में जो मेंशन है जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करना, ये किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है। ऑन द अदर हैंड स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाना, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाने के लिए अपन ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी है। तो कोर्ट की ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो दोनों को बैलेंस करते हुए कोर्ट अपने जजमेंट में एक डेफिनेशन देती है। क्या डेफिनेशन देती है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि कोर्ट अपने जजमेंट में 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अपना व्यू क्या देती है, वो देखते हैं। उससे पहले जैसे कि हमने देखा था कि केशवानंद भारती जी ने चैलेंज किया था 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, तो कोर्ट अपने कुछ पॉइंट्स कहती है। 24th अमेंडमेंट के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट था, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे जो फर्स्ट पॉइंट था कि दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, उसको वैलिड बोलती है। क्या बोलती है, वैलिड बोलती है। 25th के जो दो पार्ट थे, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो दो पार्ट थे, पहला कि द कर्टलमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, उसको भी वैलिड ठहरा देती है। सेकंड पार्ट क्या था, वो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। और अगर फंडामेंटल राइट का सैक्रिफिकेशन भी होता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा।
तो कोर्ट इसमें को वैलिड कराती है, कोर्ट इसको वैलिड बोलती है, मगर अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और जो 29th अमेंडमेंट एक्ट था, मींस जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9 शेड्यूल बनाया गया था, और उसमें इस एक्ट को केरला लैंड रिफॉर्म को 29th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9 शेड्यूल में रखा था, और उसको ब्लैंकेट मिलती थी जुडिशियल रिव्यू से, तो उस ब्लैंकेट को ओपन कर दिया। मींस 29th अमेंडमेंट एक्ट में को क्या कर दिया, 9 शेड्यूल में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। अब अपन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या बोल रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे, एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहना चाह रहा है, नाइदर द पार्लियामेंट नॉर द कोर्ट मींस जुडिशरी सुप्रीम, हु इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली द सोवरेन इंडिया, इंडिया इज सोवरेन, मतलब क्या है कि इंडिया ने बहुत मुश्किल से आजादी एक्वायर करी, मतलब फ्रीडम पाई, और उसके बाद कुछ ट्रीटी कर लेती है पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ ट्रीटी कर लेते हैं, जिसके थ्रू अपनी सॉवरेनिटी सेक्रीफाइस होती है, तो कोर्ट उसे नलिफाई कर देगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहने का मतलब है कि अगर एग्जांपल समझते हैं, मोदी जी अभी मेजोरिटी में और पार्लियामेंट से एक बिल पास करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड की जगह पे एक फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, मतलब रिपब्लिक से मोनार्की हो जाए, क्या पॉसिबल है, नहीं। इस चीज पे क्या कोर्ट ने क्या करा, रिपब्लिक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट है अपना, चौथा पॉइंट क्या है, द फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, तीनों अलग अलग, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अपना 6th पॉइंट है द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। क्या कहने का मतलब है कि मेजोरिटी किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो इंडिया में, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, सेक्युलर रहेगा, मतलब धर्म निरपेक्ष रहेगा। हमारा 7th पॉइंट है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहने का मतलब है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं कि कभी भी सेंटर बोले कि अब स्टेट हटो, हम इंडिया पे कंट्रोल करेंगे पूरा, नहीं। 8th पॉइंट अपना, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योर्ड बाय द वेरियस फ्रीडम एंड द राइट्स और इन पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट एंड मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट कंटेंट इन पार्ट 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहने का मतलब है कि स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है सिक्योर करने की, इसको फंडामेंटल राइट मींस पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे साइड डीपीएसपी या पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने की भी ड्यूटी है, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना दिया। नोवा पॉइंट है अपना, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और नेशन। ये 9 पॉइंट केशवानंद भारती केस में आए थे। उसके बाद इन फ्यूचर जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करते गए, नियर अबाउट 20 पॉइंट्स ऐड करे हैं इन फ्यूचर जजमेंट में। अब इस जजमेंट का इंपैक्ट क्या होता है वो चीज समझते हैं कि एक कोर्ट में एक प्रोसीजर या कल्चर फॉलो होता था कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मगर इंदिरा गांधी जी ने अपॉइंट कर लेते हैं एन रॉय को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मींस क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करते हुए एन रॉय साहब अपॉइंट हो जाते हैं एज अ चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं, जो एन रॉय साहब ने एक 13 जज बेंच को रीअपॉइंट करते हैं टू रिव्यू द केशवानंद भारती केस। 2 दिन तक कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होती है, तो अनफॉर्चुनेटली जो 13 जज बेंच फिर से रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब पार्लियामेंट फिर से रिएक्ट करती है। पार्लियामेंट क्या रिएक्ट करती है, पार्लियामेंट लाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मींस सारे जो पावर्स थे वो किसके पास चले जाते हैं, इससे पार्लियामेंट के पास में। अब इस जजमेंट का इंपैक्ट क्या था ये अपन ने समझ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, आपने जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जजमेंट ने सेव करती है डेमोक्रेसी को, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट्स ने, स्टेट्स के आर्बिट्ररी एक्शन को सेव कर लेती है। अब इस केस का इंपैक्ट क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब इंपॉर्टेंस क्या है वो और देख लेते हैं। इस केस का बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंस है बट बहुत वाइडर एस्पेक्ट है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेकंड डे, जजमेंट का सेकंड डे था, न्यूज़पेपर हेडलाइन में क्या था, केशवानंद भारती केस सेव द डेमोक्रेसी। वर्ड बहुत छोटा है बट मीनिंग बहुत बड़ा आ रहा है। इसी प्रकार से मतलब इस जजमेंट ने क्या करा था, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट से सेव करा था अपने को, हमको सेव कर लिया था आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट से। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करा था, 4 क्वेश्चन पूछे थे जो यूपीएससी ने बहुत बार पूछ चुके हैं, तो उनको अपन अटेम्प्ट करते हैं और आई होप आपने कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट जरूर किया होगा। डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था 1981 का, द विच फेमस जजमेंट रेस्ट्रिक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑप्शन थे, गोलकनाथ केस, बालानंदा सरस्वती केस, मिनर्वा मिल केस और केशवानंद भारती केस। क्या इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस। सिमिलर क्वेश्चन 85 में पूछ लेती है वापस से यूपीएससी। क्या पूछती है, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द वर्डिक्ट। क्या बोलती है, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस एंड नन ऑफ अबव। क्या इसका आंसर है, केशवानंद भारती केस। 2 क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया ऐसी जजमेंट के बेस पे। क्या था वो, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7 पॉइंट जो आपको बताए थे, 9 पॉइंट वो लिख सकते हैं, जो 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं फ्यूचर जजमेंट में वो ऐड कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रीफली रिव्यू द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस adoption by the Constituent Assembly. Specify any particular amendment which were later repealed and the reasons thereof. इस जजमेंट के बारे में या अमेंडमेंट के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मींस स्टिक टू द क्वेश्चन। 94 में एक क्वेश्चन आता है मेंस में, डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर क्वेश्चन है जो इससे पहले मेंस में आया था। क्या आप आंसर लिख सकते हैं? आई होप कि आपको ये जजमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर इस जजमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहते हैं आपको, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं करा है, वो अभी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और अपना कोर्स सेलेक्ट करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी कर रहे हैं, तो अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और यूज करें दिस कोड मोहित जी, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो बच्चे ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने तो फॉलो करके रखा होगा मुझे, और जिन्होंने नहीं करा अभी तक, वो अभी लेट्स टेक एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, क्योंकि जिससे मेरी हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मंडे के लिए आपके लिए एक सरप्राइज है। मंडे के दिन एक लेक्चर अपलोड होगा जिससे आई होप कि इस साल जरूर स्टेट पीएससी या यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत हॉट टॉपिक है फॉर द इंडियन या इंटरनेशनल रिलेशन कंसेप्ट वाइज। तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो पूछने वाले हैं मुझसे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।